तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके बैंक एग्जाम्स एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे एडिटोरियल की ओर और आज के हमारे एडिटोरियल को हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों एडिटोरियल में आगे बढ़ने से पहले या फिर इसे स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि एडिटोरियल में जो भी व्यूज़ या फिर ओपिनियंस दिए गए होते हैं वो एडिटर या फिर राइटर के व्यूज़ होते हैं, हमारे नहीं है, ठीक है। तो हमें उन व्यूज़ से एग्री या फिर डिसएग्री करने के पर्पज़ से एडिटोरियल नहीं पढ़ना है। हमारा मेन पर्पज़ है इंग्लिश रीडिंग स्किल, कॉम्प्रहेंशन और वोकेबलरी इंप्रूव करना। इसीलिए किसी भी ओपिनियन को पर्सनली अपने साथ एसोसिएट नहीं करना है। वी आर हियर टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश एंड इम्प्रूव आवर रीडिंग स्किल्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के हमारे एडिटोरियल की जो हेडलाइन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर लिखा गया है टू बिल्ड दिल्लीज फ्यूचर लर्न फ्रॉम पास्ट मिसस्टेप्स। दोस्तों गाइस सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है टू बिल्ड दिल्लीज फ्यूचर। अब यहाँ पर जो है वो दिल्ली के फ्यूचर को डेवलप करने की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दिल्ली का फ्यूचर डेवलप करने के लिए, और लर्न फ्रॉम पास्ट मिसस्टेप्स का मतलब है कि पास्ट में जो भी मिस्टेक्स हुई है, जो भी गलत कदम उठाए गए हैं, उनसे लेसन लेना, उनसे जो है वो कुछ सीखना। अब यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है मिस स्टेप। ओके, मिस स्टेप का लिटरल मीनिंग होता है गलत कदम, फिगरेटिवली इसका मीनिंग होता है मिस्टेक करना, कोई एरर करना, कोई गलती कर देना। स्पेशली ऐसे मिस्टेक जो किसी प्लान या फिर डिसीजन में हुई हो उसे हम जो है वो मतलब कि मिसस्टेप कहते हैं। मिसस्टेप क्या है, तो नाउन है हमारे पास और इसका मतलब होता है गलती या फिर गलत कदम। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इसके कुछ सिनोनिम्स ऐसे हो सकते हैं जैसे कि मिस्टेक है, एरर है, ब्लंडर है या फिर लैप्स है। ये सारे वर्ड जो है वो गलती को दिखाते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स अगर इसके जाने हम तो एंटोनिम्स में हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाएंगे जैसे कि सक्सेस है, गलती की है तो उसका अपोजिट हो जाएगा कि आपको सफलता मिली है। अचीवमेंट हो सकता है, करेक्टनेस हो सकता है यानी कि सटीकता, सही होना किसी चीज़ का। अकम्प्लिशमेंट हो सकता है किसी चीज़ का अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाना, इस तरीके से। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपको जो है वो इस एक वर्ड के ध्यान रख लेने हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों इस हेडलाइन का ओवरऑल मीनिंग क्या होता है कि दिल्ली का जो फ्यूचर है वो बेटर बनाने के लिए पास्ट में जो भी मतलब कि गलत कदम उठाए गए हैं, जो भी अभी तक मिस्टेक्स हुई है, उनसे सीखना ज़रूरी है। इसी के बारे में जो है वो आज हम एडिटोरियल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और हेडलाइन का मेन मैसेज एक्चुअली पूरे एडिटोरियल का सेंट्रल आइडिया भी है कि दिल्ली के फ्यूचर के लिए जो नई प्लानिंग हो रही है ना, लेकिन जो प्रीवियस प्लान्स है उनके जो फेलियर्स है यानी कि जो प्लान्स फेल हो चुके हैं, जो भी गलत कदम उठाए जा चुके हैं, उनसे लेसन लेना भी इक्वली बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट है। तो इसी चीज़ पर आज जो है वो हमारे एडिटोरियल में बात होने वाली है। अब दोस्तों उसी के नीचे जो है वो हमें एक सब हेडिंग यानी कि जो सब टाइटल होता है वो भी दिया जाता है हमारे एडिटोरियल के टाइटल के नीचे। तो इसमें कहा जा रहा है द एम्फेसिस ऑफ दिल्लीज 4th मास्टर प्लान नोटिफाइड लास्ट वीक ऑन एक्सपैंडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, रीडेवलपमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड मिक्सड लैंड यूज इज़ वेलकम। यहाँ पर अब इस सेंटेंस को समझते हैं। राइटर जो है वो दिल्ली के जो 4th मास्टर प्लान है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटीज़ है यानी कि जो प्राथमिकता है उसको वेलकम कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो पहले बताया गया है कि यहाँ पर इस प्लान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सपैंड करना, जैसे कि मतलब कि एक्सपैंडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहा गया है ना, वो इन्वायरमेंट को रिस्टोर करना यानी कि इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन यानी कि इन्वायरमेंट को रिस्टोर करना, पहली जैसी अवस्था में वापस लेकर आना, यानी कि जो भी हमने इन्वायरमेंट डैमेज किया है जिस भी तरीके से, पोल्यूशन है या फिर किसी और तरीके से, तो उसे जो है वो अपनी पहली वाली अवस्था में वापस लाना। तीसरा है रीडेवलपमेंट, ओके, और लास्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग और मिक्स लैंड यूज़ पर मतलब कि जो फोकस दिया गया है वो। तो राइटर उससे जो है वो पॉजिटिव डेवलपमेंट मानते हैं। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा आता है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का क्या मतलब होता है, ये हमारे पास नाउन है और इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ पर स्पेशल इंपॉर्टेंस देना या फिर स्पेशल फोकस देना, उसे हम जो है वो एम्फेसिस कह सकते हैं। यानी कि जब आप जोर देते हो ना किसी चीज़ पर, उसे हम एम्फेसाइज कहेंगे। जैसे कि सिनोनिम्स अगर इसके देखें तो स्ट्रेस है, इंपॉर्टेंस है, प्रोमिनेंस है यानी कि प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी है, इसका भी मतलब प्राथमिकता होता है। ये आप सिनोनिम्स में कंसिडर कर सकते हैं। एंटोनिम्स में भी हमारे पास कुछ इसके वर्ड देख लेते हैं हम, जैसे कि निगलेक्ट है, किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, डिसरिगार्ड है, इनडिफरेंस है, किसी चीज़ से फ़र्क ना पड़ना, ट्रिवियलिटी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इग्नोर करना, एक तरीके से नज़रअंदाज करना, टालना, अवॉइड करना, इन सारे सेंस में हमने जो है वो एंटोनिम्स में हमारे ये वर्ड देखे हैं किस चीज़ के, एम्फेसाइज के, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है।
और इस सेंटेंस में एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है इकोलॉजिकल। ठीक है, इकोलॉजिकल का मतलब होता है, ये एग्जेक्टिव है वैसे तो, और इकोलॉजिकल का मतलब होता है इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, यानी कि जो मतलब कि जीव है उनसे रिलेटेड, उसे हम जो है वो इकोलॉजिकल कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर इसके सिनोनिम्स बताऊं तो इन्वायरमेंटल भी हम जो है वो इसके अलावा यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल भी हम बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, इकोलॉजिकल तो जैसे हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का मतलब है कि जो डैमेज्ड नेचुरल इन्वायरमेंट है, यानी कि जो ह्यूमंस ने डैमेज कर दिया है नेचुरल इन्वायरमेंट हमारा, पानी में पोल्यूशन करके, हवा में पोल्यूशन करके, झाड़ पेड़ काट के, ये सारी चीज़ें, तो उसको रिस्टोर करना या फिर इम्प्रूव करना, उसी की बात हो रही है यहाँ पर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में। आगे है रीडेवलपमेंट। रीडेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी एग्जिस्टिंग एरिया को दोबारा डेवलप करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, जनरली बेटर प्लानिंग के साथ, उसे जो है वो रीडेवलपमेंट कहा जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर दी जाती है मिक्स्ड लैंड यूज़। अब इसका मतलब क्या है ये भी समझिए। इसका सिंपल मीनिंग है कि एक एरिया को सिर्फ रेसिडेंशियल या फिर सिर्फ कमर्शियल पर्पज़ के लिए रिजर्व ना करके डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करना, यानी कि जैसे रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल एक्टिविटीज़ एक ही अर्बन एरिया में, यानी कि दोनों एक्टिविटीज़ एक में, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेसिडेंशियल के मामले में यूज़ कर लिया या फिर सिर्फ कमर्शियल के मामले में यूज़ कर लिया, बल्कि जो मल्टीपर्पज़ के तौर पर जो है वो इसे यूज़ करना, तो इसे मिक्स लैंड यूज़ कहा गया है। ठीक है, तो इस सेंटेंस का ओवरऑल मीनिंग क्या होता है कि दिल्ली के 4th मास्टर प्लान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन्वायरमेंट, रीडेवलपमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग और जो मिक्स लैंड यूज़ है उस पर फोकस दिया गया है। और राइटर जो है, यानी कि हमारे जो एडिटोरियल लिखने वाले जो मतलब कि व्यक्ति है, वो इसको पॉजिटिव स्टेप मानते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में हमें जो है वो समझाया जाता है। इसके आगे क्या कहा जाता है, About 25 years ago, when Delhi's 3rd master plan came into effect, the city's population was about 14 million. Gurugram and Noida were fledgling suburbs. The first lines of the capital's metro network were being laid, and a CNG policy for public transport had been introduced as a pollution control measure. अब दोस्तों ये जो मतलब कि सेंटेंस है थोड़ा लेंदी सा है। ठीक है, तो इसको हम जो है वो पार्ट्स में यानी कि टुकड़ों में समझेंगे। तो राइटर हमें जो है वो 25 साल पहले की जो दिल्ली है उसकी सिचुएशन बता रहे थे कि 25 साल पहले दिल्ली कैसी थी और आज कैसी है। तो उस टाइम जो है वो दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी थी, अराउंड 14 मिलियन थी। ओके, और गुरुग्राम और जो नोएडा है अभी भी जो है वो डेवलपिंग सबर्ब्स है, सॉरी थे, एक तरीके से थे बोला गया है। तो मेट्रो की जो फर्स्ट लाइंस ले की जा रही थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो सीएनजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी एज अ पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर, यहाँ पर एक यूज़फुल वर्ड हमें मतलब कि निकालना है जो कि है फ्लेजिंग। फ्लेजिंग का क्या मतलब होता है, ये एग्जेक्टिव है सबसे पहले। तो फ्लेजिंग का मतलब होता है कि जो अभी अभी डेवलप होना स्टार्ट हुआ है, न्यूली डेवलपिंग है। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से ना ही तो डेवलप्ड हुआ है, यानी कि पूरी तरीके से विकसित नहीं हो चुका है, जो डेवलप हो रहा है, अभी अभी होना स्टार्ट हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, फ्लेजिंग हम उसे कह सकते हैं। सिनोनिम्स देख लेते हैं इस वर्ड के एक बार। तो इसमें आप जो है वो नेसेंट कंसिडर कर सकते हैं, एमर्जिंग भी आप बोल सकते हैं, डेवलपिंग भी आप बोल सकते हैं, बडिंग भी आप बोल सकते हैं, जो अभी अभी, यानी कि जो सारे वर्ड्स है किस चीज़ को दिखा रहे हैं कि कोई चीज़ अभी अभी जो है वो मतलब कि बढ़ना, ग्रो करना, डेवलप होना स्टार्ट हुई है। ठीक है, एंटोनिम्स में हमारे पास है इस्टेब्लिश, जो चीज़ मतलब कि जिस चीज़ का प्रारंभ हो चुका है, जो चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है, यानी कि जिस चीज़ के रूट्स जो है वो मतलब कि आ चुके हैं, यानी कि जो चीज़ मतलब कि एक तरीके से इस्टेब्लिश हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है, यानी कि डेवलपिंग स्टेज में नहीं है, जो मतलब कि फिक्स हो चुकी है, एडवांस्ड हो चुकी है। इस तरीके से हम जो है वो मतलब कि एंटोनिम्स में समझ पाएंगे। तो फ्लेजिंग सबर्ब्स का मतलब है न्यूली डेवलपिंग सबर्ब्स। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है वो अच्छा वोकैबुलरी वर्ड है, आपको ध्यान रख लेना है। आगे जो है वो केम इनटू इफेक्ट एक यूजफुल एक्सप्रेशन है। इसका मीनिंग है ऑफिशियली स्टार्ट होना या फिर किसी चीज़ का इंप्लीमेंट होना, लागू होना बेसिकली। उसे हम जो है वो मतलब कि केम इनटू इफेक्ट कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि भाई द न्यू लॉ केम इनटू इफेक्ट लास्ट मंथ, यानी कि मतलब कि जो नया लॉ है, जो कानून है, वो ऑफिशियली पिछले महीने जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि लागू किया गया, इस तरीके से। और वर्ब बिंग लेड में जो है वो राइटर मेट्रो लाइन्स की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी बात कर रहे हैं। ओवरऑल सेंटेंस जो है वो दिल्ली की 25 साल पीछे की जो अर्बन सिचुएशन है उसको एस्टैब्लिश करता है हमारे सामने, जो कि आपको अच्छे से समझकर चलनी है। ठीक है, अब इसी के साथ आगे क्या बताया जाता है, Since then, another 10 million people have made the capital their home. Civic infrastructure of its neighboring cities has come under acute stress, and the improvement in air quality that Delhi experienced for much of the 2000s and early 2010s has given way to an almost intractable pollution crisis. अब दोस्तों, अब राइटर बोल रहे हैं कि उस टाइम के बाद जो सिचुएशन है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। आइए देखते हैं कि कैसे। यहाँ पर क्या बताया जाता है कि अनदर 10 मिलियन पीपल जो है वो दिल्ली में अब सेटल हो चुके हैं।
पहले जो है वो कितने थे, 14 मिलियन थे। अब उससे जो है वो 10 और हो गया 10 मिलियन, यानी कि 24 मिलियन की अब बात हो रही है। तो नेबरिंग सिटीज़ की जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर सीवियर प्रेशर आ चुका है। और जो एयर क्वालिटी है, वो एयर क्वालिटी जो इम्प्रूवमेंट है वो दिल्ली ने मतलब कि 2000 और जो अर्ली 2010 है उसमें एक्सपीरियंस की थी, वो अब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पॉल्यूशन क्राइसिस में चेंज हो चुकी है। यानी कि 25 साल पहले कुछ और एयर क्वालिटी थी और आज जो है वो बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर या फिर ख़राब आप उसे कह सकते हो, इस तरीके की हो सकती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड हमारा निकल कर आता है अक्यूट। अब अक्यूट ये हमारे पास एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर होना, कोई चीज़ बहुत ही मतलब कि सीरियस होना, एक तरीके से ग्रेव आप उसे कह सकते हो। गंभीरता को दिखाने के लिए हम जो है वो अक्यूट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके सिनोनिम्स में आप क्या समझ पाओगे, जैसे कि हमारे पास कुछ वर्ड्स है, सीवियर आप उसे कह सकते हो, इंटेंस कह सकते हो, सीरियस या फिर क्रिटिकल आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बेसिक वर्ड है, ठीक है। यानी कि सारे वर्ड जो है वो सीरियसनेस को दिखा रहे हैं, किसी चीज़ की मतलब कि गंभीरता को दिखा रहे हैं। एंटोनिम्स में इसके मतलब कि सारे अपोजिट वर्ड्स आ जाएंगे, जैसे कि माइल्ड है, स्लाइट है, मॉडरेट है, नेग्लिजिबल है, यानी कि जो चीज़ें इतनी ज़्यादा यानी कि सीरियस नहीं है या फिर इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, जो मतलब कि स्लाइट है, मॉडरेट है, यानी कि ना ज़्यादा सीरियस ना ज़्यादा मतलब कि कम, इस तरीके से बीच वाले लेवल की, ये सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अक्यूट स्ट्रेस का यहाँ पर मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर प्रेशर आ चुका है, इस तरीके से। अब यहाँ पर आता है गिवन वे टू, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव वे टू का मतलब होता है कि किसी पुराने कंडीशन का रिप्लेस होकर किसी न्यू कंडीशन का आ जाना, उसे हम जो है वो मतलब कि गिवन वे टू या फिर गिव वे टू रॉ फॉर्म में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो है वो मतलब कि एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट ने पॉल्यूशन क्राइसिस को क्या किया है, वे दे दिया है। यानी कि इंप्रूवमेंट की जगह पर पॉल्यूशन क्राइसिस आ गई है, सिचुएशन चेंज हो गई, तो इसलिए यहाँ पर हमने जो है वो गिवन वे टू यूज़ किया है या फिर पढ़ा है, जैसे एडिटर ने बताया था। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट यानी कि वर्ड है इंट्रैक्टेबल, ये भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंट्रैक्टेबल ये हमारे पास एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि ऐसे कोई प्रॉब्लम जो सॉल्व या फिर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसे हम जो है वो मतलब कि इंट्रैक्टेबल कह सकते हैं। जैसे कि इसके सिनोनिम्स देखें तो हमारे पास वर्ड्स आता है, जैसे कि डिफ़िकल्ट है यानी कि मुश्किल, स्टबन कोई चीज़ बहुत ही ज़िद्दी है तो उसे हम नहीं चेंज कर सकते, अनमैनेजेबल जिसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इनसरमाउंटेबल जिसे चेंज करना, जिसे एक तरीके से कंट्रोल करना, जिसे मतलब कि एक तरीके से मैनेज करना या फिर कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, उसे हम इनसरमाउंटेबल कह सकते हैं। एंटोनिम्स में हमारे सारे आ जाएंगे, जैसे कि मैनेजेबल है, ट्रैक्टेबल है, सॉल्वेबल है या फिर कंट्रोलेबल है, बहुत ही बेसिक वर्ड्स है, ठीक है। तो इंट्रैक्टेबल पॉल्यूशन क्राइसिस मतलब कि ऐसी पॉल्यूशन क्राइसिस जिसे सॉल्व, कंट्रोल करना या फिर सॉल्व करना जो है वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये डेफिनेटली एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी है जो कि आपको जो है वो मतलब कि ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर बात की गई थी। आगे बताया जाता है दिल्लीज 4th मास्टर प्लान नोटिफाइड लास्ट वीक एक्नॉलेजेस दिस चैलेंजेस। ओके, यहाँ पर बताया गया है कि राइटर कह रहे हैं कि दिल्ली का जो 4th मास्टर प्लान है वो इन चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज यानी कि एक्नॉलेज करता है। यहाँ पर एक्नॉलेजेस का क्या मतलब है कि प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, एक्सेप्ट करना। एक्नॉलेज जो है वो वर्ब की तरह यहाँ पर यूज हुआ है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई न्यू मास्टर प्लान दिल्ली के करंट चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज करता है, इस तरीके से बताया जा रहा है। इट्स एम्फसाइज ऑन एक्सपैंडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, रीडेवलपमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड मिक्स लैंड यूज इज वेलकम। यानी कि यहाँ पर जो है वो मतलब कि आइडिया जो है वो इंट्रोडक्टरी लाइन में भी था, वही आइडिया रिपीट किया गया है। राइटर कह रहे हैं कि मास्टर प्लान का जो फोकस है वो किस चीज़ पर है कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपैंड करना, इन्वायरमेंट को रिस्टोर करना, रीडेवलपमेंट कराना, अफोर्डेबल जो हाउसिंग और जो मिक्स लैंड यूज़ है उनको वेलकम करना, उनको स्वीकार करना, इस तरीके से। यानी कि राइटर इस अप्रोच को पॉजिटिव मानते हैं। यहाँ पर एम्फेसाइज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि स्पेशल फोकस या फिर इंपॉर्टेंस देना। सो इस सेंटेंस में सिंपल मीनिंग है कि राइटर को मास्टर प्लान की जो प्रायोरिटीज़ है वो पॉजिटिव लगती है, यूजफुल लगती है, इस तरीके से हमने पढ़ा है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है वन ऑफ द प्लान स्ट्रेंथ is its recognition that Delhi cannot be built simply by expanding outward। अब यहाँ पर जो है वो मतलब कि राइटर स्ट्रेंथ्स डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहते हैं कि प्लान की जो मेजर स्ट्रेंथ है वो ये है कि उसने रिकॉग्नाइज किया है कि दिल्ली को सिर्फ आउटवर्ड एक्सपेंशन यानी कि सिटी को सिर्फ कंटिन्यूसली बाहर की तरफ से, आउटवर्ड एक्सपेंशन की तरफ से यानी कि बाहर की तरफ से एक्सपैंड करके डेवलप नहीं किया जा सकता। यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन का मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस ऑफ अ फैक्ट, इस तरीके से। ओके, किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना या फिर किसी चीज़ को एक तरीके से एक्सेप्ट करना, किसी फैक्ट को, किसी बात को। और एक्सपैंडिंग आउटवर्ड का मतलब है कि जो सिटीज़ की बाउंड्रीज है उनको कंटिन्यूसली बाहर की तरफ एक्सटेंड करना। तो सिंपल मीनिंग यहाँ पर ये बताया गया है कि दिल्ली के पास अनलिमिटेड लैंड नहीं है, यानी कि अनलिमिटेड ज़मीन नहीं है, इसलिए सिर्फ सिटी को बाहर की तरफ स्प्रेड करके डेवलपमेंट करना पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है।
आगे कहा जाता है विद लिमिटेड लैंड अवेलेबल विद इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अर्बन लैंड विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। अब राइटर जो है वो रीज़न दे रहे हैं कि ये जो एग्जिस्टिंग लैंड है उनका बेटर यूटिलाइजेशन क्यों ज़रूरी है। यानी कि अब जो है वो हम एक्स्ट्रा लैंड तो बढ़ा नहीं सकते, तो हमारे पास जितनी है उतना का हम जो है वो कैसे किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, किस तरीके से पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पर मतलब कि क्या कहा गया है कि बिकॉज नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर जो है वो लैंड लिमिटेड है, यहाँ पर यूटिलाइजेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि ये हमारे पास सबसे पहले तो नाउन है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ का इफेक्टिव यूज़। ओके, उसे हम जो है वो मतलब कि पूरा फ़ायदा, उसे हम यूटिलाइजेशन कह सकते हैं। जैसे इसके सिनोनिम्स देखे जाए तो कुछ हमारे पास वर्ड्स आते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को यूज़ करना, एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, हम एप्लीकेशन कह सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन कह सकते हैं। ये सारे वर्ड जो है वो यूटिलाइजेशन के हम सिनोनिम में समझ सकते हैं। एंटोनिम में वही हमारे सारे कुछ बेसिक वर्ड्स है, जैसे कि निग्लेक्ट है, किसी चीज़ को अवॉइड करना, नज़रअंदाज करना, मिसयूज़ करना, वेस्ट करना। अबेंडनमेंट है, किसी चीज़ को ऐसे ही छोड़ देना, तो उसे हम अबेंडनमेंट कह सकते हैं। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं वो एंटोनिम्स में हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अर्बन लैंड का मतलब है कि जो अर्बन लैंड ऑलरेडी अवेलेबल है उसका मोर एफिशिएंट यूज़ करना। इस तरीके की यहाँ पर हमें जो है वो बात बताई जा रही है। अब आगे यहाँ पर कहा जाता है द प्रपोज्ड इंक्रीज इन हाउसिंग सप्लाई इंक्लूडिंग एन एम्बिशन ऑफ रफली 40 लाख एडिशनल होम्स बाय 2047 एट अफोर्डेबल रेट्स एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन डेवलपमेंट नॉर्म्स टू परमिट हायर डेंसिटीज इज देयरफॉर सिग्निफिकेंट। यानी कि अब जो राइटर है वो हाउसिंग के पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। प्लान का एम है हाउसिंग सप्लाई इंक्रीज़ करना। अप्रॉक्सीमेटली जो 40 लाख है एडिशनल होम्स है वो मतलब कि 2047 तक प्रोवाइड करना, वो भी अफोर्डेबल रेट्स पर। ये इनका जो है वो हाउसिंग सप्लाई का जो है वो मतलब कि मेन पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया है। साथ ही डेवलपमेंट रूल्स में ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी देना, ताकि जो हायर पॉपुलेशन जो डेंसिटी है उनको अकोमोडेट किया जा सके। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा आता है डेंसिटी। अर्बन प्लानिंग में जो है वो डेंसिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने पीपल या फिर जो बिल्डिंग्स है वो अकोमोडेट किए जा रहे हैं, उसके बेसिस पर हम डेंसिटी का जो है वो पता लगा सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जो इतना ज़्यादा सख्त नहीं होता, रिजिड नहीं होता, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, अडेप्ट हो सकता है। एक तरीके से फ्लेक्सिबल, वैसे भी आपको पता होगा जो चीज़ लचीली होती है जैसे चाहो वैसे आप ढाल सकते हो, तो उसी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कोई चीज़ आप जैसे चाहो टाइम पर वैसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो। ठीक है, ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर राइटर बेसिकली कह रहे हैं कि लिमिटेड लैंड के कॉन्टेक्स्ट में हाउसिंग सप्लाई बढ़ाना और डेवलपमेंट नॉर्म्स को फ्लेक्सिबल बनाना सिग्निफिकेंट स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, इस तरीके से बताया जा रहा है। आगे कहा जाता है द प्लान ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज द फ्यूटिलिटी ऑफ रिजिडली डिमार्केटिंग रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल एरियाज। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड हमें स्टार्टिंग में ही पता चलता है, फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी मीन्स किसी एक्शन का यूजलेस या फिर इनएफेक्टिव होना, जिसका कोई असर नहीं होता, कुछ भी कर लो, उसे हम कहते हैं फ्यूटिलिटी। नाउन है हमारे पास, यानी कि उससे जो है वो आपको कोई जो रिजल्ट चाहिए होता है ना, जो काम आप करते हो और अगर आप उससे मतलब कि उस एक्शन का आपको यूजलेस मतलब कि इफेक्ट मिलता है और आपको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिलता, डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता स्पेसिफिकली, तो उसे हम फ्यूटिलिटी कह सकते हैं। जैसे कि इसके सिनोनिम में हम क्या देख सकते हैं कि यूजलेसनेस है, इनफेक्टिवनेस है जिसका कोई असर नहीं होता, पॉइंटलेसनेस है जिसका कोई मतलब कि पॉइंट नहीं है, मुद्दा नहीं है जिसको लेकर, फ्रूटलेसनेस है जिसका कोई फल नहीं मिलेगा, परिणाम नहीं मिलेगा, ऐसी चीज़ें। एंटोनिम्स में उसके सारे अपोजिट हो जाएंगे, जैसे कि इफेक्टिवनेस है, यूजफुलनेस है, सक्सेस है, एफिकेसी है, इस तरीके से सारे वर्ड्स आते हैं। तो रिकॉग्नाइजेज द फ्यूटिलिटी ऑफ का इसका क्या मतलब है कि किसी पर्टिकुलर अप्रोच के इनएफेक्टिव होने को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। आगे है डिमार्केटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो डिमार्केटिंग का मतलब होता है कि क्लियर बाउंड्री या फिर डिवीजन इस्टेब्लिश करना। डिमार्केट क्या है, वर्ब है हमारे पास, क्रिया है, जैसे कि मतलब कि क्लियर बाउंड्री बना देना, डिवीजन इस्टेब्लिश करना, उसे डिमार्केटिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स में हमारे पास वर्ड्स आ जाएंगे, जैसे कि डिलिमिट करना, किसी चीज़ को लिमिट करना, डिफाइन करना, किसी चीज़ को सीमित कर देना, डिस्टिंग्विश कर देना, एक तरीके से बांट देना, सेपरेट कर देना, अलग कर देना, ये सारी चीज़ें। एंटोनिम्स में आएगा जैसे कि मर्ज है, कंबाइन है, यूनाइट है, इंटीग्रेट है, ये जोड़ने वाले सेंस में वर्ड है सारे। ठीक है, यानी कि जहाँ पर हम डिमार्केट में अलग कर रहे थे, तो एंटोनिम्स में ये जो सारे वर्ड्स है उसमें कोई चीज़ जो है वो एक तरीके से घुल मिल रही है, आपस में जुड़ रही है, यूनाइट हो रही है, एक तरीके से एकजुट हो रही है, वो सारे वर्ड्स हैं। यानी कि यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि रेसिडेंशियल और जो कमर्शियल एरियाज है उनको जो है वो रिजिडली सेपरेट करना प्रैक्टिकल नहीं है। रिजिडली यानी कि सख्ती से सेपरेट करना प्रैक्टिकल नहीं है। ये बेसिकली मिक्स लैंड यूज़ के आइडिया को सपोर्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा सेंटेंस हमें दिया जाता है, इफ़ इम्प्लीमेंटेड वेल These measures could ease the city's long-lasting traffic congestion and improve air quality. अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि अगर ये जो मेजर्स
वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए गए, यानी कि अभी तक जो भी हमने बातें की अगर वो सारी चीज़ें प्रॉपरली लागू की गई, इम्प्लीमेंट की गई, तो दिल्ली की जो लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रैफिक कंजेशन है वो रिड्यूस हो सकती है और साथ ही साथ जो हवा की जो क्वालिटी है, एयर क्वालिटी है, वो भी इम्प्रूव हो सकती है। यहाँ पर इसका मीनिंग होता है रिड्यूस करना, लेसन करना, ठीक है। और कंजेशन का मीनिंग होता है जो ओवर क्राउडिंग, ट्रैफिक का जैम होता है, उस तरीके से कंजेशन का यूज़ कर सकते हैं। नाउन है ये। कंजेशन के सिनोनिम्स देखें तो जैसे कि ओवर क्राउडिंग हो सकता है, जहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती है वो ब्लॉकेज हम कह सकते हैं उसे, क्राउडिंग कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हैं, बाधा आना एक तरीके से, यानी कि रुकावट आना, प्रतिबंध होना, उसे हम ऑब्स्ट्रक्शन कहेंगे। ये सारे सिनोनिम्स में हम देख सकते हैं। एंटोनिम्स में कंजेशन के जैसे वर्ड्स है, जैसे कि क्लियरेंस है, कोई चीज़ मतलब कि बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, कोई जैम नहीं है, क्लियर है कोई चीज़। ओपननेस है, एम्प्टीनेस कह सकते हैं, फ्री फ्लो कह सकते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि इनके मीनिंग क्या होंगे, ठीक है। बहुत ईजी वर्ड्स हैं। तो लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब है जो प्रॉब्लम बहुत ही लॉन्ग टाइम से एग्जिस्ट कर रही है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रैफिक कंजेशन का क्या मतलब हुआ कि दिल्ली की जो पुरानी और जो परसिस्टेंट, यानी कि हमेशा से चलती आ रही जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है, जो बहुत देरों तक चलती है, घंटों घंटों तक जो है वो लोग ट्रैफिक में वेट करते हैं। तो यहाँ पर राइटर यही कहना चाहते हैं कि अगर ये सारे मेजर्स हम लेते हैं, प्रॉपरली इंप्लीमेंट किए जाते हैं, तो दिल्ली की जो लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रैफिक कंजेशन है, साथ ही साथ जो मतलब कि एयर की जो क्वालिटी है, वो भी सारी चीज़ें इंप्रूव की जा सकती है। ये सारी चीज़ें हमें बताई गई है। अब आगे यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है, मिक्स लैंड यूज, environment friendly transport, the development and nurturing of green spaces and greater attention to the city's water bodies could all contribute to improving Delhi's ecological health and enhance the well-being of its residents। यानी कि अब राइटर डिफरेंट मेजर्स को लिस्ट कर रहे हैं जो कि दिल्ली के एनवायरनमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या बातें हो रही है यहाँ पर। सबसे पहले बताया गया है मिक्स लैंड यूज, फिर आता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, ग्रीन स्पेसेस का रीडेवलपमेंट और नर्चरिंग करना, और वाटर बॉडीज पर ग्रेट अटेंशन देना। ये सब दिल्ली की इकोलॉजिकल हेल्थ इंप्रूव करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। यहाँ पर नर्चरिंग जो है वो बहुत ही यूजफुल वर्ड है। नर्चरिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को केयर करना, प्रोटेक्शन करना, डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, उसके सेंस में जो है वो नर्चर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि सिनोनिम्स इसके देख लेते हैं एक बार, कि इसका मतलब होता है कि फॉस्टर करना, कल्टिवेट, नरिश, एनकरेज, यानी कि फलना फूलना, एक तरीके से केयर करना, प्रोटेक्ट करना, आगे बढ़ाना, उस तरीके से, ठीक है। एंटोनिम्स में हमारे सारे अपोजिट वर्ड्स आ जाएंगे। किसी चीज़ को एक तरीके से निगलेक्ट करना, यानी कि नज़रअंदाज करना, अवॉइड करना, हार्म करना, यानी कि क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, सप्रेस करना, यानी कि एक तरीके से दबा देना, किसी चीज़ को उभरने ना देना। डिस्करेज का मतलब आपको पता होगा कि किसी का मनोबल तोड़ देना, हतोत्साहित कर देना, किसी चीज़ को पीछे ढकेलना। ये सारी यहाँ पर बातें हो रही है। तो नर्चरिंग ग्रीन स्पेसेस का क्या मतलब है, ग्रीन स्पेसेस को प्रॉपरली मेंटेन करना या फिर जो डेवलप होता है वो करना, ठीक है। आगे वेलबींग है जो कि ओवरऑल हेल्थ, कंफर्ट और जो क्वालिटी लाइफ है उसको रेफर कर रहा है। तो सेंटेंस का सिंपल मीनिंग ये है कि ये जो इन्वायरमेंटल और जो अर्बन प्लानिंग मेजर्स है वो दिल्ली के इन्वायरमेंट को बेटर बना सकते हैं और रेसिडेंट्स की जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव कर सकते हैं अगर प्रॉपर मेजर्स जिस तरीके से बताए गए हैं उस तरीके से इंप्लीमेंट किए जाए तो। सारी बातें हो रही है। देन इसके बाद है कि नन ऑफ दिस आइडियाज विल सक्सीड however without confronting the national capital's most persistent governance problems, municipal inertia and a lack of alignment among civic agencies, center and Delhi government। अब दोस्तों ये जो है वो हमारे एडिटोरियल का थर्ड पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर राइटर प्लान के मेन चैलेंजेस बता रहे हैं। राइटर कह रहे हैं कि ये जो सारे आइडियाज़ है वो तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक दिल्ली के जो परसिस्टेंट गवर्नेंस है वो प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते या फिर प्रॉब्लम को एड्रेस जब तक नहीं किया जाता। यानी कि दो मेजर प्रॉब्लम्स है। पहली है म्युनिसिपल इनर्शिया और डिफरेंट अथॉरिटीज़ के बीच लैक ऑफ अलाइनमेंट, ठीक है। सबसे पहला आता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, ये नाउन है। इनर्शिया का मतलब होता है कि चेंज या फिर एक्शन करने में अनविलिंगनेस होना, एक तरीके से अनिच्छुक होना, सिचुएशन को सामने ही रहने देना, इस तरीके से। जैसे कि सिनोनिम्स पढ़े हम इसके तो हमारे पास आते हैं जैसे कि इनएक्टिविटी है, पैसिविटी है, स्लगिशनेस है, स्टैग्नेशन है। इनएक्टिविटी यानी कि कोई सक्रिय ना होना, कोई सक्रियता ना होना, कोई एक्टिविटी ना होना। पैसिविटी यानी कि इस तरीके से होता है जहाँ पर मतलब कि सब चीज़ें ठप पड़ी होती है, उस तरीके से आप समझ लीजिए। स्लगिशनेस का मतलब होता है कि किसी काम को करने में जो है वो आपको जब इंटरेस्ट नहीं होता या फिर एक तरीके से आपका मन नहीं है तो उसे हम स्लगिशनेस कह सकते हैं, आलस भी कह सकते हो, सुस्ती जिसे हम कहेंगे। स्टैग्नेशन भी ये होता है रुकावट एक तरीके से। एंटोनिम्स में इसके सारे अपोजिट वर्ड्स आ जाएंगे जैसे कि एक्शन है, एक्टिविटी है, इनिशिएटिव है, डायनामिज्म है, इस तरीके से। तो म्युनिसिपल इनर्शिया का मतलब होता है कि जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ है उनकी तरफ से रिक्वायर्ड स्पीड या फिर एक्शन का लैक है, यानी कि कमी है। अब अलाइनमेंट
अलाइनमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एजेंसीज है, उनका सेम गोल के साथ कोऑर्डिनेटेड होना, इस तरीके से। तो सो लैक ऑफ अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन या फिर एग्रीमेंट का लैक। ओवरऑल राइटर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन की जो प्रॉब्लम है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया मास्टर प्लान के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में मेजर ऑब्स्टेकल्स बन रही है या फिर है, इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे कहा जाता है These deficits were the biggest bottleneck in realizing the previous master plan's vision of a more sustainable city। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे जो राइटर है, जो पिछला मास्टर प्लान था उसके फेलियर की बात कर रहे हैं कि वो क्यों फेल हुआ, किस तरीके से हुआ। दिस डेफिसिट्स का क्या मतलब होता है, यानी कि जो भी गवर्नेंस प्रॉब्लम्स अभी हमने डिस्कस की थी वो सारी, तो ये जो प्रीवियस मास्टर प्लान की जो विजन है उसको रियलाइज करने में बिगेस्ट बॉटलनेक थे। अब यहाँ पर डेफिसिट का मीनिंग जो है वो है लैक ऑफ शॉर्टेज। डेफिसिट हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो डेफिसिट का मीनिंग होता है कि लैक और शॉर्टेज होना, सॉरी। तो डेफिसिट ये नाउन है, जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है, डेफिशिएंसी होती है, इनसफिशिएंसी होती है, लैक होती है, जैसे कि सिनोनिम्स में आप देख रहे हैं, उसको हम डेफिसिट कहेंगे। एंटोनिम्स में हो जाएगा कि भाई किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा यानी कि अमाउंट अवेलेबल है, कोई चीज़ अच्छी खासी अमाउंट में अवेलेबल है, जैसे कि सरप्लस, एबेंडेंस, एक्सेस, एडिक्वेसी, ये सारे वर्ड्स दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप डेफिसिट समझ लो। और बॉटलनेक का मीनिंग होता है कि ऐसी मेजर ऑब्स्टैकल या फिर ऐसी लिमिटेशन जो किसी प्रोसेस को स्लो कर देती है, धीमा बना देती है, ठीक है, उसे बॉटलनेक कहा जाता है। जैसे कि बॉटलनेक भी हमारे पास नाउन है और इसके भी सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप देख लीजिए। बॉटलनेक के सिनोनिम्स में आते हैं ऑब्स्टैकल है, कंस्ट्रेंट है, हिंड्रेंस है और इम्पेडिमेंट है। एंटोनिम्स में है भाई फैसिलिटेटर है जो आगे बढ़ाता है, एड है जो मदद करता है, असिस्टेंस भी मदद होता है, एडवांटेज में मतलब कि लाभ देना होता है। तो बॉटलनेक है किसी चीज़ को रोकना, एंटोनिम्स में पढ़ा है कि कोई चीज़ आगे बढ़ रही है। सिंपल है सारी चीज़ें। तो सेंटेंस का मीनिंग है कि भाई कोऑर्डिनेशन और गवर्नेंस की जो प्रॉब्लम है वो प्रीवियस प्लान को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में सबसे बड़ी रुकावट थी। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर क्या कहा जाता है, Over the past 25 years, research on pollution, Yamuna restoration, waste management, urban flooding and transport development has pointed to the need for concentrated action among departments। यानी कि अब राइटर कह रहे हैं कि पिछले 25 साल की रिसर्च ने रेपिडेटली यानी कि बार बार ये इंडिकेट किया है कि पोल्यूशन, यमुना रिस्टोरेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन फ्लडिंग या फिर जो ट्रांसपोर्ट है, इन जैसे इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट्स को टुगेदर एक साथ वर्क करना होगा। यानी कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आती है कंसंट्रेटेड, कंसर्टेड है ये। कंसर्टेड का मतलब होता है कि डिफरेंट पीपल या फिर जो ग्रुप्स है उनका कोऑर्डिनेटेड वे में मिलकर एक्शन लेना, एक साथ एक्शन लेना, ठीक है। तो सिनोनिम्स इसके पढ़ लेते हैं। सिनोनिम्स में हमारे पास आएंगे जैसे कि कोऑर्डिनेटेड है, कलेक्टिव है, यूनाइटेड है, कोलैबोरेटिव है। एंटोनिम्स में हमारे पास वर्ड्स आएंगे जैसे कि अनकोऑर्डिनेटेड है, यानी कि जो अलग अलग है, डिवाइडेड है, यानी कि कन्फ्लिक्टिंग है, एक तरीके से वाद विवाद की स्थिति में है, आइसोलेटेड है, अलग है सबसे। कोऑर्डिनेटेड में जोड़ने का है, कंसर्टेड में मतलब कि जोड़ने का सेंस है, और एंटोनिम्स में हमारे सारे अलग होने का सेंस है। सो कंसर्टेड एक्शन बोला गया है यहाँ पर, यानी कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन बाय डिफरेंट ग्रुप और डिपार्टमेंट, उसे कहा जाएगा कंसर्टेड एक्शन। यानी कि जब बहुत सारे डिपार्टमेंट का मिलकर एक साथ एक्शन लिया जाता है, यानी कि उनका एक साथ एक्शन लेना, उसे हम जो है वो कंसर्टेड एक्शन कह सकते हैं। तो ये जो फ्रेज है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और जो एडिटोरियल्स है उनमें दोनों में ही बहुत ही काफ़ी यूजफुल है, उसको भी आप जो है वो ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर बोला जाता है Metro expansion, for instance, works best when bus routes, last mile connectivity, parking rules and pedestrian facilities are designed around it। यानी कि राइटर अब जो है वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। मेट्रो एक्सपेंशन तब बेस्ट वर्क करेगा, यानी कि तब सबसे अच्छे से वर्क करेगा जब बस रूट्स है, या फिर जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, या फिर जो पार्किंग रूल्स है, या फिर जो पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज़ है। पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज़ यानी कि पैदल चलने वालों के लिए जो मतलब कि फुटपाथ बनाया जाता है, या फिर जो पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज़ है उनको मेट्रो के अकॉर्डिंग प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाएगा तब। यहाँ पर फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है कि सिंपली फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस यानी कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लीजिए, जो कि बहुत ही कॉमन है। सो इसको वोकैबुलरी में सेपरेटली याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है वो फॉर इंस्टेंस ऐसे याद रख सकते हो। लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट अर्बन प्लानिंग टर्म है। इसका मीनिंग होता है कि किसी पर्सन को मेजर जो ट्रांसपोर्ट पॉइंट है, जैसे कि मेट्रो स्टेशन है, उससे उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक कनेक्ट करने की जो फैसिलिटी होती है किसी पर्सन को, उसे कहा जाता है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। इस तरीके से फॉर एग्जांपल मेट्रो स्टेशन से घर तक जो है वो बस या फिर जो ई रिक्शा है, वॉकिंग पाथ है, एक्सेट्रा, उनको जो है वो डेवलप करना। तो यहाँ पर राइटर जो है वो एक पॉइंट दे रहे हैं कि सिर्फ मेट्रो बना देना इनफ नहीं है, सपोर्टिंग जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, वो भी एक साथ जुड़े हुए होने चाहिए। कि जो बस रूट है या फिर जो पैदल चलने वाले लोग हैं, जो मतलब कि मेट्रो से पैदल मतलब कि यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस तक अगर उनका घर है तो वहाँ जाते हैं, तो उनको सारी चीज़ों को भी डेवलप होना चाहिए अगर ये सारी चीज़ें ओवरऑल हो रही है तो। इस तरीके से यहाँ पर बताया जाता है। इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे।
अब दोस्तों इसके बाद आगे यहाँ पर बताया जाता है लैंड यूज प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कर्बिंग वाटर लॉगिंग while building approvals, fire safety and emergency response require effective information sharing among construction, fire and municipal authorities। यानी कि जो सेंटेंस है वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें एक यूजफुल एक्सप्रेशन आ रहा है जो कि है कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम। अब यहाँ पर डाइवर्स का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो वो तो होता है मैरिज वाला, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका मैरिज वाला मीनिंग यूज़ नहीं हुआ है कि किसी की जो है वो डाइवर्स हो रही है, नहीं। कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम का मतलब होता है कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, यानी कि सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो राइटर कह रहे हैं कि ये जो लैंड यूज़ प्लानिंग है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को वाटर लॉगिंग कंट्रोल करने की जो मतलब की रिक्वायरमेंट है उससे सेपरेट नहीं किया जा सकता। और सेकेंड पार्ट में राइटर कह रहे हैं कि जो बिल्डिंग अप्रूवल्स है, फायर सेफ्टी है, एमरजेंसी रिस्पॉन्स है, उनके लिए जो कंस्ट्रक्शन है, फायर है या फिर जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ है उनके बीच में इफेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड आता है कर्बिंग। कर्बिंग का क्या मतलब होता है? कर्ब का मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना, किसी चीज़ को रिड्यूस करना, धीमा कर देना या फिर उसको अपने नियंत्रण में लाना। सो कर्बिंग वाटर लॉगिंग क्या है कि वाटर लॉगिंग को कंट्रोल करना, इस तरीके से हमने समझा है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि लैंड यूज़ प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को वाटर लॉगिंग कंट्रोल करने में रिक्वायरमेंट से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। और बिल्डिंग अप्रूवल या फिर जो फायर सेफ्टी है, एमरजेंसी रिस्पॉन्सेज के लिए कंस्ट्रक्शन, फायर और जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ है उनके बीच में इफेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। आगे कहा जाता है repeated fire incidents, building collapses and the strain placed on a city's infrastructure during heavy rainfall have exposed the risk of fragmented and overlapping responsibilities among its agencies। यानी कि अब जो राइटर है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के एग्जांपल दे रहे हैं। रिपीटेड फायर एक्सीडेंट्स यानी कि बार बार होने वाले जो फायर इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में, बिल्डिंग कोलैप्सेस, बिल्डिंग का गिरना या फिर जो हैवी रेनफॉल है उनके टाइम पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर आता है उसकी चीज़ के बारे में बात हो जा रही है। यानी कि इस सिचुएशन में एजेंसीज़ की जो फ्रैगमेंटेड और जो ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके रिस्क को एक्सपोज किया जा रहा है। यहाँ पर फ्रैगमेंटेड एक इंपॉर्टेंट एग्जेक्टिव है। फ्रैगमेंटेड का मतलब होता है कि डिवाइडेड इनटू सेपरेट पार्ट्स ऑफन विदाउट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, यानी कि जिनमें अच्छा सा मेल मिलाप नहीं होता है, जो कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से जो डिवाइड हो जाती है ना चीज़ें, उन्हें हम फ्रैगमेंटेड कहते हैं। जैसे कि सिनोनिम्स हमारे पास दिए जाते हैं, डिवाइडेड है, स्प्लिट है, डिसजॉइंटेड है, स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ यानी कि जुड़ा ना हुआ या फिर स्प्लिट हो जाना, डिवाइड होना, ये सारे वर्ड्स। एंटोनिम्स में आते हैं जैसे कि भाई कोई चीज़ जुड़ी हुई है, यूनाइटेड है, इंटीग्रेटेड है, जुड़ी हुई है, कोऑर्डिनेटेड है तो आपस में उसका संबंध है, आपस में तालमेल के साथ काम कर रही है, कंसोलिडेटेड है, तो इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारे वर्ड जो है वो हमारे एंटोनिम्स में जोड़ने को दिखा रहे हैं। और ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब है कि डिफरेंट एजेंसीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनका एक दूसरे से ओवरलैप करना, जिससे कन्फ्यूजन हो सकता है कि एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किसकी क्या है, इस तरीके से कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ओवरऑल राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि पास्ट इंसिडेंट्स ने इम्प्रूव किया है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट एजेंसीज़ में फ्रैगमेंटेड या फिर ओवरलैपिंग होती है तो गवर्नेंस और इमरजेंसी रिस्पॉन्स वीक हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हमें समझाया जा रहा है। आगे यहाँ पर बताया जाता है दिल्ली हैज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर इम्प्रूविंग लाइवेबिलिटी, इट नीड्स टू लर्न फ्रॉम पास्ट फेल्यूअर्स। अब दोस्तों ये जो एडिटोरियल है इसका ये कंक्लूडिंग थॉट है कि ब्लूप्रिंट का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है आर्किटेक्चरल प्लान, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका फिगरेटिव मीनिंग है डिटेल प्लान है, फिर रोड मैप। ब्लूप्रिंट क्या है? नाउन है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लो, जैसे कि प्लान है, फ्रेमवर्क है, रोड मैप है और स्कीम है सिनोनिम्स में। और एंटोनिम्स में है कि भाई इम्प्रोवाइजेशन है, अनसर्टिनिटी यानी कि जो चीज़ें कोई फिक्स नहीं होती है, ओके, इस तरीके से। डिसऑर्डर है जैसे कि जो चीज़ें अरेंज नहीं होती है, ठीक है। रैंडमनेस है, जो चीज़ें ऐसे बीच बीच में से उठकर आ गई उसे हम रैंडमनेस कह सकते हैं। ये सारे हमारे एंटोनिम्स है। तो राइटर कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली के पास बेटर लाइवेबिलिटी के लिए एक प्लान या फिर ब्लूप्रिंट अवेलेबल है। लाइवेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि किसी सिटी में रहने की जो ओवरऑल क्वालिटी है, जैसे कि क्लीन इन्वायरमेंट हमें चाहिए, ट्रांसपोर्ट हमें चाहिए, हाउसिंग हमें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उनके बारे में बात हो रही है। और फाइनल लाइन हमारी क्या आती है कि इट नीड्स टू लर्न फ्रॉम पास्ट फेल्यूअर्स, यानी कि सिर्फ नए मास्टर प्लान बनाना इनफ नहीं है। दिल्ली को अपने जो पिछले प्लान्स है जो कि फेल हो चुके हैं उनसे भी जो है वो लेसन्स लेने होंगे, उनसे भी जो है वो सीख लेनी होगी और उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना होगा। और एक्चुअली गाइज यही पूरे एडिटोरियल का सेंट्रल मैसेज भी है, ठीक है। यानी कि दिल्ली हैज़ अ न्यू प्लान बट द सक्सेस ऑफ दैट प्लान डिपेंड्स ऑन वेदर इट कैन ओवरकम द गवर्नेंस एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स दैट अफेक्टेड प्रीवियस प्लान्स। इस तरीके से यहाँ पर हमें जो है वो समझाया गया था कि दिल्ली को जो है वो नए इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाने
ही चाहिए, साथ ही साथ जो पुराने वाले जो फेल हो चुके हैं उनसे भी कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया गया था। अब दोस्तों इसी के साथ हमारा जो एडिटोरियल है वो तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब जो भी आज हमने जो है वो वर्ड्स पढ़े थे उसे एक बार जो है वो क्विक रिवीजन में देख लेते हैं, ठीक है, यानी कि वोकैबुलरी रिकैप लेंगे हम एक जल्दी से। पहला हमने वर्ड पढ़ा था मिसस्टेप। मिसस्टेप में हमने क्या पढ़ा था कि किसी चीज़ की गलती होना या फिर कोई चीज़ गलत या फिर मतलब कि गलत कदम लेना। मिस यानी कि गलत और स्टेप यानी कि कदम। मिस स्टेप यानी कि गलत कदम, गलती, एरर, इस तरीके से हमने पढ़ा था। एम्फेसाइज का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना, ज़्यादा जोर देना, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, वो हमने पढ़ा था। फ्लेजिंग का मतलब है जो न्यूली डेवलपिंग है, अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, जो अभी अभी डेवलप होना स्टार्ट हुआ है, विकसित होना स्टार्ट हुआ है, उसको हमने फ्लेजिंग करके पढ़ा था। अक्यूट का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही सीरियस है, वेरी सीवियर है या फिर बहुत ही मतलब कि ग्रेव है यानी कि बहुत ही गंभीर है, तो उसके लिए हम अक्यूट यूज़ करेंगे। इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है कि भाई जिसे डिफ़िकल्ट होता है सॉल्व करना, कंट्रोल करना, डिफ़िकल्ट टू सॉल्व और कंट्रोल, उसे हम जो है वो इंट्रैक्टेबल हमने इस तरीके से पढ़ा था। एक्नॉलेज में हमने पढ़ा था कि भाई किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना, किसी चीज़ को पहचानना, उसकी जो एफिकेसी है उसे जो है वो मतलब कि एक तरीके से पहचानना या फिर एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को, यानी कि एक तरीके से स्वीकार कर लेना, सपोर्ट करना, उसे हम एक्नॉलेज कह सकते हैं। यूटिलाइजेशन कह सकते हैं इफेक्टिव यूज़ को। इफेक्टिव यूज़ यानी कि किसी चीज़ का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना या फिर पूरा पूरा अच्छे से यूज़ करना, उसे जो है वो यूटिलाइजेशन कह सकते हैं। फ्यूटिलिटी होती है यूज़लेसनेस या फिर इनएफेक्टिवनेस, यानी कि जो काम आप करने के बाद आपको जो आपका डिज़ायर रिजल्ट है वो नहीं मिल पाता है, या फिर आप कुछ भी कर लो तो उसका जो फल है या फिर जो रिजल्ट है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं आता, तो उसे हम फ्यूटिलिटी कह सकते हैं। डिमार्केट का मतलब होता है कि क्लियर बाउंड्री इस्टेब्लिश करना, किसी चीज़ों को सेपरेट कर देना एक तरीके से, या फिर उनके बीच में जो है वो एक तरीके से बाउंड्री सेट कर देना, उसे हम डिमार्केट करना कहेंगे। कंजेशन का तो मतलब आपको पता होगा कि ओवर क्राउडिंग होना, ब्लॉकेज होना। ट्रैफिक जैम में हम जो है वो कंजेशन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो एक जगह आकर रुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ मतलब कि लग जाती है और कोई आगे मूव नहीं कर पाता, ब्लॉकेज आ जाता है, इंपेडिमेंट आ जाता है एक तरीके से, तो उसे हम जो है वो कंजेशन कहेंगे। नर्चर का मतलब होता है केयर करके किसी चीज़ को डेवलप करना। इनर्शिया का मतलब होता है कि एक्शन या फिर चेंज की अनविलिंगनेस होना, यानी कि कोई एक्शन लेने की इच्छा ना होना, कोई चेंज करने की इच्छा ना होना, एक तरीके से सुस्ती होना, तो उसे हम जो है वो मतलब कि क्या कहेंगे, उसे हम इनर्शिया कह सकते हैं। डेफिसिट हमारा अगला हमने वर्ड पढ़ा था, जिसका मतलब होता है शॉर्टेज होना, किसी चीज़ का लैक होना, कमी होना, उसे हम जो है वो डेफिसिट कहेंगे। बॉटलनेक भी एक हमने वर्ड पढ़ा था। बॉटलनेक का मतलब होता है मेजर ऑब्स्टैकल और लिमिटेशन, उसे बॉटलनेक कहा जाता है। कंसर्टेड हमने पढ़ा था कि भी कोऑर्डिनेशन और कलेक्टिव होना, उसे कंसर्टेड कहा जाएगा। फ्रैगमेंटेड मतलब होता है डिवाइडेड इनटू सेपरेट पार्ट्स, इस तरीके से। और ब्लूप्रिंट का मतलब होता है डिटेल प्लान या फिर रोड मैप होना। साथ ही साथ आज के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन भी हमने पढ़े थे, डिस्कस किए थे, जैसे कि कम इनटू इफेक्ट हमने पढ़ा था, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का ऑफिशियली स्टार्ट होना या फिर इंप्लीमेंट होना, लागू होना, बेसिकली उसे हम जो है वो कम इनटू इफेक्ट कह सकते हैं। गिव वे टू हमने पढ़ा था, किसी चीज़ का रिप्लेस हो जाना, ओके, एक चीज़ से दूसरी चीज़ का रिप्लेस हो जाना, उसे हम गिव वे टू कह सकते हैं। कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम का क्या मतलब होता है, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, यानी कि सेपरेट नहीं किया जा सकता किसी चीज़ से, उसके लिए हमने कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन पढ़ा था। और एक और पढ़ा था कंसर्टेड एक्शन, यानी कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन बाय डिफरेंट ग्रुप, यानी कि अलग अलग ग्रुप का साथ में आकर जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का एक्शन लेना साथ में, उसके लिए हमने कंसर्टेड एक्शन जैसे वर्ड को पढ़ा था, ठीक है। यानी कि वोकैबुलरी और जो एक्सप्रेशन है वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों इन वर्ड्स को सिर्फ हिंदी मीनिंग के साथ जो है वो याद मत करिएगा, एडिटोरियल में जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है उस कॉन्टेक्स्ट को भी मतलब कि रिमेंबर करिएगा, दैट विल मेक योर वोकैबुलरी मच मोर ईजियर टू रिटेन, इस तरीके से, ओके। तो हमारे जो सारे मतलब कि वर्ड्स थे, एक्सप्रेशंस थे, एडिटोरियल था, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमें जो है वो इस एडिटोरियल से कुछ क्विजेस लगाने हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे आज के एडिटोरियल से निकल कर आने वाले, वो भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे जल्दी से, ताकि हमें पता तो चले कि हमने जो है वो कितना पढ़ा है और क्या समझ में आया है। तो चलिए हम जो है वो क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमें यही पूछा जाता है कि भाई आज के इस पैसेज का टोन क्या था, ऑथर किस तरीके से बात कर रहे थे। तो हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो है अनकंडीशनली ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि बिना किसी शर्त से पूरी तरीके से आशावादी। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो मुझे नहीं लगता कि ये हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग फिट है। क्यों नहीं है? क्योंकि एडिटोरियल जो है वो नए मास्टर प्लान की जो कई पॉलिसीज़ है उनको वेलकम करते हैं, लेकिन ऑथर जो है वो ब्लाइंडली ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। ऑथर क्लियरली कहते हैं कि ये जो आइडियाज़ है वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे
जब तक गवर्नेंस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो इसलिए अनकंडीशनली कहना गलत है, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑप्शन सबसे पहला एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा आता है कि भाई हमारा जो एडिटोरियल था वो क्रिटिकल था बट कॉशियसली हेल्पफुल भी था, यानी कि आलोचनात्मक तो था ही लेकिन सावधानी के साथ आशावादी भी था। तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ऑथर जो है वो दिल्ली की प्रॉब्लम जैसे कि पोल्यूशन है, ट्रैफिक है, गवर्नेंस फेल्यूर है, फ्रैगमेंटेड एजेंसीज है, उन पर जो है वो स्ट्रांगली क्रिटिकल भी थे, यानी कि एक तरीके से आलोचना भी कर रहे थे इन सारी चीज़ों की। लेकिन साथ ही जो है वो नए मास्टर प्लान का जो मतलब कि नए मास्टर प्लान है जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अफोर्डेबल हाउसिंग है, मिक्स लैंड यूज़ है, ग्रीन स्पेसेस है और दूसरी चीज़ें थी जैसे कि इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन है, इन सारे जैसे मेजर्स को वेलकम भी कर रहे हैं। इसलिए टोन कैसा था, क्रिटिकल तो था ही, साथ ही साथ कॉशियसली होपफुल भी था, ये भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये से जो है वो आप कंसिडर करके चलिए। देखते हैं कि आगे कुछ मिलता है। कंप्लीटली पेसिमिस्टिक, पूरी तरीके से निराशावादी, इस तरीके का तो नहीं था। दिल्ली के फ्यूचर को कंप्लीटली होपलेस तो नहीं माना गया था। पैसेज के एंड में भी कहा गया था कि भाई दिल्ली के पास जो है वो लाइवेबिलिटी इंप्रूव करने का ब्लूप्रिंट है, यानी कि एक अच्छा खासा जो है वो मतलब कि प्लान है। प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन और गवर्नेंस की है, इसलिए कंप्लीटली पेसिमिस्टिक नहीं कहेंगे। सरकास्टिक या फिर मौखिक, ये तो हमें यानी कि पढ़ के समझ में आ रहा है कि भाई व्यंग्यात्मक या फिर मजाक उड़ाने वाला, यानी कि हंसी ठट्टे वाला, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो कंप्लीटली यानी कि सरकास्टिक या फिर मॉकिंग तो हम इसे नहीं कह सकते। इनडिफरेंट या फिर डिटैच हमारा एक आखिरी आता है कि उदासीन था या फिर किसी पक्ष से जुड़ा हुआ नहीं था। दोस्तों इनडिफरेंट का मतलब होता है कि भाई जैसे आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो है वो उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके का तो हमारा एडिटोरियल नहीं था क्योंकि ऑथर जो है वो दिल्ली की पॉल्यूशन, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की जो फ्लडिंग है, ट्रांसपोर्ट है, गवर्नेंस है, इन सारी प्रॉब्लम्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। अगर उनको फ़र्क नहीं पड़ता तो हमारा एडिटोरियल बनता ही क्यों। तो ये तो जो है वो हमारे मेन पॉइंट पर ही रिलाय करता है। तो क्लियरली ऑथर जो है वो इशू में इन्वॉल्व एनालिटिकल पोजीशन ले रहे थे, इनडिफरेंट टोन तो बिल्कुल नहीं था। तो इन सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि हमारा जो ऑप्शन नंबर दूसरा है कि भाई क्रिटिकल था बट कॉशियसली होपफुल भी था, ये जो है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ हमारे दूसरे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमें पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी कि कौन सी चीज़ आप यानी कि लॉजिकली इन्फर कर सकते हो हमारे पैसेज में से। देखते हैं ऑप्शन में। तो हमारा सबसे पहला आता है कि भाई दिल्लीज फ्यूचर अर्बन डेवलपमेंट विल रिक्वायर बेटर यूज़ ऑफ लैंड ऑलरेडी अवेलेबल विद इन द सिटी, यानी कि दिल्ली की जो फ्यूचर अर्बन डेवलपमेंट है उसके लिए शहर के अंदर जो लैंड ऑलरेडी अवेलेबल है उसका बेहतर यूटिलाइजेशन ज़रूरी होगा। तो ये तो भाई सही पढ़ा हमने कि हम जो है वो मतलब कि बाउंड्रीज़ को एक्सपैंड तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पास जो चीज़ है, जो रिसोर्स है, जो ज़मीन हमारे पास है, उसको तो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अच्छे से, उसको तो हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये तो बात कही गई थी कि भाई मतलब कि क्लियरली जो है वो पैसेज एक्सप्लिसिटली कहता है कि दिल्ली को सिंपली जो है वो आउटवर्ड एक्सपैंड करके डेवलप नहीं किया जा सकता क्योंकि एनसीटी के अंदर जो है वो लैंड लिमिटेड है, इसीलिए एग्जिस्टिंग अर्बन लैंड का बेटर यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट होगा। ये डायरेक्टली पैसेज से लॉजिकल इन्फरेंस है, तो इसे तो हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। अगला हमारा आता है कि इंक्रीजिंग हाउसिंग डेंसिटी अलोन विल परमानेंटली सॉल्व दिल्लीज ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, यानी कि सिर्फ हाउसिंग डेंसिटी बढ़ा देने से दिल्ली की जो मतलब कि ट्रैफिक की समस्या है वो परमानेंटली हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो गलत है क्योंकि पैसेज हायर डेंसिटी को यूजफुल मेजर मानता ही है, ठीक है, और लेकिन अलोन नहीं मानता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मिक्स लैंड यूज़ है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट है, एक्सेट्रा, ये भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसलिए सिर्फ अकेला ये जो मतलब कि हाउसिंग चीज़ें इन सारी चीज़ों को बढ़ाना, ये अकेला जो है वो मतलब कि स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। अगला हमारा आता है द प्रीवियस मास्टर प्लान वॉज कम्प्लीटली सक्सेसफुल बट बिकेम आउटडेटेड बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जो पिछला मास्टर प्लान था वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल तो था लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से वो आउटडेटेड हो गया। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ऑथर जो है वो प्रीवियस मास्टर प्लान की गवर्नेंस रिलेटेड जो फेलियर्स है उनको बॉटलनेक बताते हैं, यानी कि एक बड़ी बाधा बताते हैं। अगर वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल होता तो ऑथर पास्ट फेलियर से लर्न करने की बात ही नहीं करते। आज का हमारा टाइटल ये था कि दिल्ली को जो है वो अपनी पिछली गलतियों से मिसस्टेप से सीखना चाहिए, तो ऐसी बात ही नहीं होती। तो ये तो कहना है गलत, ठीक है। हमारा अगला आता है कि भाई एक्सपैंडिंग दिल्लीज बाउंड्रीज इज द ओनली प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू अकोमोडेट इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी कि बढ़ती पॉपुलेशन को अकोमोडेट करने का एकमात्र प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिल्ली की बाउंड्रीज को एक्सपैंड करना है। तो ये भी गलत हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट है। ऑथर स्पेसिफिकली कहते हैं कि दिल्ली को सिंपली एक्सपैंडिंग आउटवर्ड करके बिल्ड नहीं किया जा सकता, इसलिए जो पैसेज के सेंट्रल आर्ग्यूमेंट के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। तो इसे भी हम जो है वो कंसिडर करके नहीं चल सकते। एक लास्ट हमारा ऑप्शन बचता है कि बेटर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग सिविक एजेंसीज इज़ यूजफुल ओनली फॉर ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, यानी कि जो सिविक एजेंसीज है उनके बीच बेटर कोऑर्डिनेशन सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के लिए यूजफुल है। तो ये भी गलत है क्योंकि
मतलब कि कोऑर्डिनेशन ट्रांसपोर्ट के अलावा जो पोल्यूशन है, यमुना रिस्टोरेशन हमने पढ़ा था, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, फ्लडिंग है, बिल्डिंग अप्रूवल्स है, फायर सेफ्टी है और इमरजेंसी रिस्पांस में भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ओनली ट्रांसपोर्ट जो है वो कहना इनकरेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें भी जो है वो और साथ आती है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला था ना वही करेक्ट है और बाकी सारे हमारे जो है वो मतलब कि गलत है। यानी कि पहले वाले ऑप्शन से जो है वो हमारे पैसेज का लॉजिकली इन्फरेंस निकलता है, बाकी तो हम मतलब कि कंसिडर नहीं कर सकते। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, यानी कि अगर सच होता तो वुड मोस्ट स्ट्रेंथन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट दैट बेटर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग सिविक एजेंसीज इज एसेंशियल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिल्लीज मास्टर प्लान। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है हमें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे नीचे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं कि पहला है कि दिल्लीज पॉपुलेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फर्दर बाय 2047, यानी कि 2047 तक जो है वो दिल्ली की पॉपुलेशन और जो है वो और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। तो ये गवर्नेंस कोऑर्डिनेशन की नीड को इनडायरेक्टली सपोर्ट मतलब कि कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली ये प्रूव नहीं करता है कि कोऑर्डिनेशन फेलियर इम्प्लीमेंटेशन का मेजर प्रॉब्लम है। वीक स्ट्रेंथनिंग, ओके, तो यहाँ पर जो है वो मतलब कि ये तो ऑप्शन कंसिडर नहीं कर सकते। दूसरा आता है कि भाई रेजिडेंट्स जनरली प्रिफर मिक्स लैंड यूज नेबरहुड्स ओवर स्ट्रिक्टली रेसिडेंशियल एरियाज, यानी कि जो रेसिडेंट्स है वो जनरली स्ट्रिक्टली रेसिडेंशियल एरियाज की जगह पर मिक्स लैंड यूज नेबरहुड को प्रिफर करते हैं। तो मिक्स लैंड यूज की जो पॉपुलैरिटी है उसको सपोर्ट करता है, लेकिन ऑथर का स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के बारे में है, इसलिए आर्ग्यूमेंट को डायरेक्टली स्ट्रेंथन नहीं करती ये भी चीज़। तीसरा आता है कि सेवरल सिटीज़ हैव इंक्रीज हाउसिंग सप्लाई बाय परमिटिंग हायर बिल्डिंग डेंसिटीज़, यानी कि कई सिटीज़ ने हायर बिल्डिंग डेंसिटीज़ को अलाउ करके हाउसिंग सप्लाई बढ़ा दी है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा कि ये मिक्स लैंड यूज़ की पॉपुलैरिटी को, यानी कि एक तरीके से ये जो हायर डेंसिटी है ये हाउसिंग सप्लाई की जो रिलेशनशिप है उनको सपोर्ट तो करता है, लेकिन गवर्नेंस जो कोऑर्डिनेशन है उनको सपोर्ट नहीं करता, इसलिए इररेलेवेंट टू द स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा ये। अगला हमारा आता है projects involving multiple civic agencies have repeatedly faced delays because the agencies fail to share information and coordinate their decision, यानी कि जो मल्टीपल सिविक एजेंसीज वाले जो प्रोजेक्ट है उनमें बार बार डिलेज हुए हैं क्योंकि एजेंसीज इन्फॉर्मेशन शेयर और अपने जो डिसीजन कोऑर्डिनेट है उनमें फेल रही है। तो ये हमारा सही हो सकता है क्योंकि ये एग्जैक्ट ऑथर के आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करता है कि ऑथर कहते हैं कि भाई फ्रैगमेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो मतलब कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है उनकी कमी मास्टर प्लान के इम्प्लीमेंटेशन में बॉटलनेक है, यानी कि बहुत ही बड़ी बाधा है। अगर रियल वर्ल्ड एविडेंस मिले कि मल्टी एजेंसीज प्रोजेक्ट रिपीटेडली इसी वजह से डिले हुए हैं तो ऑथर्स आर्ग्यूमेंट मतलब कि स्ट्रांगली स्ट्रेंथन होगा इस तरीके से। आखिरी हमारा आता है कि दिल्लीज मेट्रो नेटवर्क हैज़ एक्सपैंडेड कंसिडरेबली ओवर द पास्ट 2 डेकेड्स, यानी कि पिछले 20 सालों में दिल्ली का जो मेट्रो नेटवर्क है वो काफ़ी एक्सपैंड हुआ है, तो ये भी गलत है। मेट्रो एक्सपेंशन होना ये प्रूव नहीं करता कि एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। ऑथर का पॉइंट ये है कि मेट्रो को बस रूट्स या फिर जो पार्किंग है या फिर जो पैदल चलने की जो फैसिलिटीज़ है और जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है ना, यानी कि घर से मेट्रो तक या फिर हमारे स्पॉट से मेट्रो तक, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। सिर्फ एक्सपेंशन आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन नहीं कर सकता, तो ये तो चीज़ हमारी गलत हो जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर चौथा था वो हमारा सही है और बाकी हमारे जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमें पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, इस तरीके से हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि दिल्लीज एयर क्वालिटी हैज़ रिमेन कंसिस्टेंटली इम्प्रूव्ड सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ सीएनजी पॉलिसी, यानी कि सीएनजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस होने के बाद दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रही है या फिर इम्प्रूव्ड रही है। तो ये तो गलत है क्योंकि पैसेज कहता है कि दिल्ली ने जो है वो 2000 और जो अर्ली यानी कि 2010 था उसमें एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट देखी थी, लेकिन बाद में ऑलमोस्ट इंट्रैक्टेबल पोल्यूशन क्राइसिस आ गई, यानी कि जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता ऐसी पोल्यूशन क्राइसिस आ गई, इसलिए एयर क्वालिटी कंटिन्यूसली इंप्रूव तो कहीं से भी नहीं हुई है। ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा आता है कि भाई द न्यू मास्टर प्लान प्रपोजेस ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन डेवलपमेंट नॉर्म्स टू अलाउ हायर डेंसिटीज़, यानी कि मास्टर प्लान डेवलपमेंट नॉर्म्स में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रपोज करता है ताकि हायर पॉपुलेशन डेंसिटीज़ अलाउ की जा सके सॉरी। तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये पैसेज में डायरेक्टली मेंशन किया गया है कि भाई न्यू मास्टर प्लान डेवलपमेंट नॉर्म्स में ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और जो हायर डेंसिटीज़ है वो अलाउ करने की बात की गई है। ठीक है, इस तरीके से। अगला हमारा आता है the author believes that the strict separation of residential and commercial areas is necessary for sustainable development, यानी कि ऑथर मानते हैं कि रेसिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज को स्ट्रिक्टली अलग रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, बल्कि इसका अपोजिट कह रहे हैं यहाँ पर कि वो तो रिजिड जो है वो मतलब कि एक तरीके से डिमार्केशन ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल एरियाज को फ्यूटाइल मानते हैं, यानी कि उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, बल्कि हमें तो क्या करना है कि एक साथ यूज़ होना चाहिए इन सारी चीज़ों का। इस तरीके से बताया जाए मिक्स लैंड यूज़ एक करके हमें जो है वो एक टर्म बताई गई थी,
तो मिक्स लैंड यूज़ को जो है वो यहाँ पर सपोर्ट किया गया है, ना कि अलग अलग यूज़ करने को, ठीक है, इस तरीके से। अगला हमारा आता है फ्रैगमेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमॉन्ग एजेंसीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू रिस्क सच एज फ्लडिंग एंड बिल्डिंग रिलेटेड डिजास्टर्स, यानी कि एजेंसीज के बीच फ्रैगमेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने फ्लडिंग और जो बिल्डिंग रिलेटेड डिजास्टर्स है, जैसे कि बिल्डिंग का कोलैप्स होना वगैरह, तो ऐसे रिस्क में कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये भी हमारा सही है कि पैसेज में रिपीटेड फायर इंसिडेंट्स है, बिल्डिंग कोलैप्सेस है, या फिर जो बहुत भारी बारिश है, उनके जो मतलब कि उनके टाइम के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको स्ट्रेन, फ्रैगमेंटेड और ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज से लिंक किया गया था। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट हमारा आता है द मास्टर प्लान कैन सक्सीड विदाउट एड्रेसिंग गवर्नेंस प्रॉब्लम्स, यानी कि गवर्नेंस प्रॉब्लम्स को एड्रेस किए बिना मास्टर प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। ये गलत है। नन ऑफ दिस आइडियाज विल सक्सीड हाउएवर विदाउट कन्फ्रंटिंग, इस तरीके से बोला गया था गवर्नेंस प्रॉब्लम्स, ओके, इसलिए गवर्नेंस को इग्नोर करके मास्टर प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर दूसरा है और जो चौथा है वो दोनों करेक्ट है, और बाकी हमारे जो है वो गलत हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि गलत ही है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी हमारा क्वेश्चन बचता है, उसे भी हम जो है वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारा आखिरी क्वेश्चन कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन हमें दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द ऑथर्स सेंट्रल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इस तरीके से पूछा गया है कि ऑथर का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो नीचे दिए गए सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सबसे बेस्ट तरीके से कैप्चर कर पाएगा। तो हमारा पहला आता है दिल्लीज बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इट्स रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल शुड देयरफॉर बी द प्राइमरी फोकस ऑफ द न्यू मास्टर प्लान, यानी कि दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल को न्यू मास्टर प्लान का प्राइमरी फोकस होना चाहिए। तो ये तो गलत है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ पैसेज का एक इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड फैक्टर है, लेकिन ऑथर पॉपुलेशन कंट्रोल को सोल्यूशन नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो ऑथर का फोकस है अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, इकोलॉजी, गवर्नेंस, इन सारी चीज़ों पर था, ना कि सिर्फ पॉपुलेशन पर था, ठीक है। दूसरा आता है कि दिल्ली शुड फोकस मेनली ऑन एक्सपैंडिंग इट्स बाउंड्रीज एंड डेवलपिंग न्यू सबर्बन एरियाज, यानी कि दिल्ली को जो है वो मेनली अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड करने और नए सबर्बन एरियाज डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए। तो ये भी गलत है, क्योंकि ऑथर क्लियरली कहते हैं कि दिल्ली को सिंपली आउटवर्ड एक्सपेंशन से डेवलप नहीं किया जा सकता, बिकॉज अवेलेबल लैंड हमारे पास कैसी है, लिमिटेड है। तो इसलिए जो है वो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट के तो अपोजिट हो गया। हमें जो भी करना है, यानी कि जैसा भी करना है, वो हमारी जितने हमारे पास ज़मीन है उसको ही मतलब कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन में लाना है, इस तरीके से बात की गई थी। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा तीसरा आता है The new master plan contains several promising ideas, but its success ultimately depends on effective implementation and coordination among different authorities. यानी कि नए मास्टर प्लान में कई प्रॉमिसिंग आइडियाज़ है, लेकिन उसकी जो सक्सेस है वो अल्टीमेटली इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और डिफरेंट अथॉरिटीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करेगी। तो ये तो बिल्कुल बात सही है, ये तो हमने पढ़ी थी। ये एंटायर पैसेज का कोर आर्ग्यूमेंट है कि ऑथर जो है वो नए मास्टर प्लान की जो पॉजिटिव फीचर्स है उनको एक्नॉलेज करते हैं कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हाउसिंग है, मिक्स लैंड यूज़ है, ग्रीन स्पेसेस है, वाटर बॉडीज़ है, ये सारी जो चीज़ें हैं। तो लेकिन इनके साथ भी जो है वो वार्निंग देते हैं कि अगर म्युनिसिपल इनर्शिया और जो सेंट्रल दिल्ली गवर्नमेंट है, सिविक एजेंसीज, इनके बीच अगर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, या फिर इनके बीच जो कोऑर्डिनेशन में अगर प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हुई, तो प्लान के ऑब्जेक्टिव्स कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो कभी भी सुधर नहीं पाएगी। इस तरीके से बताया गया था। तो इसे आप जो है वो मतलब कि टिक करके चलिए। लास्ट नहीं, अगला हमारा आता है इम्प्रूविंग दिल्लीज एयर क्वालिटी रिक्वायर्स अबंडोनिंग मिक्स लैंड यूज़ एंड रिटर्निंग टू स्ट्रिक्ट जोनिंग, यानी कि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है इंप्रूव करने के लिए मिक्स लैंड यूज़ को अबेंडन करके स्ट्रिक्ट जोनिंग पर वापस जाना चाहिए। तो ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। ऑथर मिक्स लैंड यूज़ को रिजेक्ट नहीं करते, बल्कि रिजिड सेपरेशन ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल एरियाज़ को फ्यूटाइल मानते हैं, यानी कि फ्रूटलेस मानते हैं। मिक्स लैंड यूज़ को पॉजिटिव मेजर के रूप में प्रेजेंट किया गया था, नेगेटिव में नहीं किया गया था। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और एक लास्ट हमारा आता है कि दिल्लीज प्रीवियस मास्टर प्लान हैज़ फेल्ड इंटायरली बिकॉज इट डिड नॉट प्रोवाइड इनफ अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी कि दिल्ली का जो प्रीवियस मास्टर प्लान है वो कम्प्लीटली फेल हुआ क्योंकि उसने सफिशेंट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड नहीं की थी। तो ये भी गलत है कि ऑथर जो है वो प्रीवियस मास्टर प्लान की जो फेलियर है उसको सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग की शॉर्टेज से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। मेन जो है वो बॉटलनेक म्युनिसिपल इनर्शिया और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग एजेंसीज एंड गवर्नमेंट्स था, ठीक है। ये मेन मुद्दा था कि भाई जो मतलब कि म्युनिसिपल इनर्शिया है या फिर जो मतलब कि लैक ऑफ कोऑपरेशन है किन चीज़ों के बीच में, एजेंसीज या फिर जो गवर्नमेंट्स है उनके बीच में, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा था। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर तीसरा है वही अकेला करेक्ट है, बाकी सारे हमारे जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट
नॉमिनेट हम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पैसेज से जो है वो मतलब कि जुड़े हुए नहीं है, या फिर हमारे ऑथर के सेंट्रल आइडिया या फिर आर्गूमेंट को कैप्चर नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हमने सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं, क्विजेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, वर्ड्स भी तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, और साथ ही साथ एडिटोरियल भी हमने मतलब कि पढ़ लिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें आसानी से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।